आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो बजट सत्र के 5वें दिन सदन में जमकर हुआ हंगामा। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने जमकर की नारेबाजी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन की पहली पाली हंगामे की भेंट चढ़ गई। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की मांग को लेकर हंगामे पर उतारू भाजपा के विधायकों ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक आसन के समक्ष पहुँच गए और अपनी मांगों के समर्थन और सरकार के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इसके कारण विधानसभा अध्यक्ष को 45 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई को रोकना पड़ा। इसके बाद जैसे ही उन्होंने सदन की कार्रवाई प्रारंभ की, भाजपा विधायक फिर उनके आसन के सामने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सभी विधायकों ने सदन का वॉकआउट किया और बाहर निकल गए। इसके बाद भी विधानसभा की कार्रवाई महज 15 मिनट ही चल सकी। पहली पाली में केवल एक अल्पसूचित प्रश्न व एक ध्यानाकर्षण सूचना ही ली जा सकी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाषा के मुद्दे पर 6 को झारखंड बंद का ऐलान। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच का गांधीनगर कांके में जन जागरण बैठक शुक्रवार को संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता जेडीयू रांची महानगर के अध्यक्ष अखिलेश राय ने की। बैठक में मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि भाषाई अस्मिता और 1932 खतियान के विरोध में 6 मार्च को झारखंड बंद ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि बंदी राज्य सरकार के लिए एक उपदेश होगा। साथ ही कहा कि भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका और हिंदी भाषा को समूचे राज्य में शामिल करना होगा। जब तक हेमंत सरकार भाषा के सवाल पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेगी, तब तक जन आंदोलन जारी रहेगा। अखिलेश राय ने कहा कि 6 मार्च को झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए 5 मार्च की शाम शहीद चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकालकर बंद को सफल बनाने का आह्वान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले सीएम केसीआर, शहीद के परिजनों को आर्थिक मदद। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को रांची पहुंचे। उनके साथ मंत्री श्रीनिवास गौड़ा, सांसद संतोष कुमार और एमएलसी कविता राव भी थे। सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान केसीआर और हेमंत सोरेन ने गलवान घाटी में शहीद हुए झारखंड के जवानों के परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि के तौर पर 10-10 लाख रुपए का चेक सौंपा। बता दें कि गलवान घाटी में साहिबगंज के सिपाही कुंदन कुमार ओझा एवं बरहागोड़ा के गणेश हांसदा चीनी सैनिकों से झड़प में शहीद हो गए थे। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि गलवान घाटी में तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हुए थे। उस समय ही राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि संतोष बाबू के साथ शहीद हुए सभी जवानों के परिजनों को तेलंगाना सरकार आर्थिक मदद करेगी। उसी ऐलान के तहत झारखंड के शहीद के परिजनों को भी सहायता राशि प्रदान की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू टाइगर रिजर्व पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। झारखंड हाईकोर्ट में पर्यावरण के मामलों को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। पलामू टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ सालों में एक हाथी और बाघिन की मौत पर झारखंड हाईकोर्ट का रुख कड़ा नजर आया। दरअसल इस मामले में कई तथ्यों की जानकारी स्पष्ट नहीं की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी। साथ ही राज्य भर में वन विभाग में चतुर्थ वर्ग से लेकर रेंजर और फॉरेस्ट के तमाम रिक्त पदों की जानकारी मांगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार। कहा झारखंड में इसलिए उद्योगपति निवेश नहीं करते। अडानी पावर नाम की कंपनी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना अधिग्रहण किए व्यक्तिगत जमीन को पट्टे पर देने तथा बाद में उस पर खनन करने से रोकने पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए इसे धोखाधड़ी बताया है। अदालत ने कहा है कि प्रदेश सरकार के इस बर्बरता की वजह से कोई भी उद्योगपति झारखंड में आकर निवेश नहीं करना चाहता। चीफ जस्टिस DN पटेल तथा जस्टिस न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने झारखंड सरकार से कहा, यह धोखाधड़ी है। आपने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया, फिर भी आपने निजी जमीन याचिकाकर्ता को दे दी। आप उस संपत्ति को पट्टे पर कैसे दे सकते हैं जो आपकी है ही नहीं। अदालत ने कहा कि बीते वर्ष सितंबर में नोटिस जारी करने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि वह प्रदेश सरकार के उन अफसरों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देगा जिन्होंने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने पीएम आवास योजना में दी ये सौगात, लाभार्थियों को मिलेंगे 50,000 रूपए। झारखंड निवासियों को पीएम आवास योजना के तहत 50,000 रूपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ये राशि लाभार्थियों को मकान में एक और कमरा जोड़ने के लिए दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से प्रति मकान 50,000 रूपए की अतिरिक्त राशि लाभार्थियों को देने का फैसला लिया है। यह आवंटन आगामी वित्त वर्ष में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में 50,000 रूपए अतिरिक्त देगी। इसकी घोषणा झारखंड के बजट प्रावधान में की गई है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने भाषण में बताया कि विपक्ष की ओर से हमेशा पीएम आवास योजना के लिए राज्य सरकार पर उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों में एक कमरा राज्य सरकार की तरफ से जोड़ने के लिए प्रति मकान 50,000 रूपए अतिरिक्त देने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनों को सुरक्षित देख परिजनों के छलके आंसू। यूक्रेन से लौटे 10 छात्र छात्राएं। यूक्रेन से झारखंड के छात्रों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार दोपहर की फ्लाइट से कुल 10 छात्र रांची एयरपोर्ट पहुंचे। इनमें 4 छात्र गोड्डा के थे, जबकि 2 छात्र चाईबासा के थे। इसके साथ जमशेदपुर, साहिबगंज, दुमका और हजारीबाग के एक छात्र रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे। छात्रों ने बताया कि तिरंगे की वजह से हंगरी और रोमानिया बॉर्डर पर उनकी पहचान हुई। उन्होंने अपनी घर वापसी के लिए सरकार और भारतीय दूतावास को धन्यवाद दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7,000 टेम्पो में केवल 800 ही सीएनजी में परिवर्तित। अभी भी वक्त है, करा ले नहीं तो होगी कार्रवाई। जमशेदपुर परिवहन विभाग द्वारा 2 बार तिथि बढ़ाए जाने के बावजूद शहर में चल रहे 7,000 डीजल टेम्पो में से अब तक मात्र 800 टेम्पो ही सीएनजी में परिवर्तित हुए हैं। परिवहन विभाग ने शहरी क्षेत्र में चल रहे डीजल टेम्पो को 31 मार्च तक सीएनजी में परिवर्तन करने का आदेश दिया था। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से सभी डीजल टेम्पो की परमिट की जांच की जाएगी। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शहरी क्षेत्र में डीजल टेम्पो का परमिट देना बंद है तथा रजिस्ट्रेशन भी परिवहन विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है। परिवहन विभाग के अनुसार डीजल टेम्पो को सीएनजी में 31 मार्च तक परिवर्तित करने का आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपने ही अस्पताल के डॉक्टरों की कार्यशैली से नाराज हुए रिम्स निदेशक। कहा, मैं नियम से अस्पताल को चलाना चाहता हूं। खबर है झारखंड की राजधानी रांची की, जहां राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने प्रशासनिक भवन में प्रेस वार्ता के दौरान रिम्स की व्यवस्था और आगे की कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मैं इस अस्पताल को रूल ऑफ लॉ से चलाना चाहता हूँ। रिम्स निदेशक ने शुक्रवार को रिम्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिम्स की व्यवस्था और आगे की कार्य योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि यहां काम करने वाले कुछ चिकित्सकों को परेशानी हो रही है। निदेशक ने बताया कि रिम्स प्रबंधन ने जन औषधि केंद्र के संचालन का जिम्मा ओपन टेंडर के माध्यम से मेसर्स विंध्या मेडिकल को दिया है। यहां 575 तरह की दवाइयां मरीजों के लिए उपलब्ध है। मरीजों को यहां MRP से 7% डिस्काउंट पर दवा मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के बोहरनपुर के खुदाई स्थल से मिले कीमती पत्थर और हड्डी के टुकड़े। इतिहासकारों में जगी नई उम्मीद। सदर प्रखंड के बोहरनपुर में पुरातत्व विभाग ने 1000 साल से अधिक पुरानी बस्ती की खोज की है। गुरुवार को खुदाई के दौरान दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं प्राप्त हुई है। इसमें आग जलाने का स्थान भी शामिल है। यहाँ से पुरातत्व विभाग को राख, लकड़ी के कोयले, लोढ़ा और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। बोहरनपुर खुदाई स्थल से मिल रहे अवशेष से इतिहासकारों में एक नई उम्मीद जगी है। बोहरनपुर खुदाई स्थल से पुरातत्व विभाग को कीमती पत्थर मिल रहा है। यह पत्थर काफी चिकने, सुंदर और काले रंग के हैं। पत्थर के कुछ हिस्से पारदर्शी हैं। यह पत्थर बेलनाकार है। खुदाई स्थल से पुरातत्व विभाग को पहली बार हड्डी के टुकड़े भी मिले हैं। हड्डी के टुकड़े मिलने से पुरातत्व विभाग भी काफी उत्साहित है। विभाग ऐसे टुकड़े को समझने की कोशिश कर रहा है। हड्डी के टुकड़े मानव या पशु विशेष के हैं, इसकी जानकारी की जा रही है। इन हड्डियों के मिले अवशेष को जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने माना जेपीएससी नियुक्ति में नहीं हुई कोई गड़बड़ी। अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति को रद्द करने से इनकार करते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि इस मामले में जेपीएससी की ओर से नियुक्ति की अनुशंसा में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए प्रार्थी की याचिका को खारिज किया जाता है। अदालत ने कहा कि जब यह मामला अदालत में लंबित है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है तो सरकार इस तरह का निर्णय कैसे ले सकती है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के खुट्टी में नक्सली संगठन PLFI के 5 सदस्य गिरफ्तार, कई हथियार भी बरामद। खुट्टी जिला अंतर्गत मुरहू और अड़की थाना क्षेत्र से 2 अलग अलग मामलों में नक्सली संगठन PLFI के 5 नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने काफी मात्रा में हथियार बरामद किया है। इसकी जानकारी खुट्टी SP आशुतोष शेखर ने पत्रकारों को दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JSSC ने इन भर्ती परीक्षाओं के लिए जारी किया रिवाइज्ड कैलेंडर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए संशोधित कैलेंडर जारी किया है। JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आगामी परीक्षाओं व उनके परिणामों की संभावित तिथियां जारी की गई है। जिन उम्मीदवारों को वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होना है, वे वेबसाइट पर जाकर एग्जाम कैलेंडर की जाँच कर सकते हैं। वेबसाइट पर परीक्षा के आयोजन व रिजल्ट की टेंटेटिव डेट्स उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी इसे चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने पर राजनीति घमासान। कांग्रेस ने PM मोदी और अमित शाह का फूका पुतला। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत राय के नेतृत्व में यूक्रेन में फंसे छात्रों के वापस लाने की मांग व मोदी सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया। इसके पूर्व कांग्रेस भवन रांची से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया। इसके बाद अल्बर्ट एक्का चौक पर PM और अमित शाह का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी मोहम्मद इमरान अली, राष्ट्रीय सचिव राजेश कुमार सन्नी, रियाज अहमद, पूर्व प्रवक्ता कुमार राजा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेश बैठा, आदिवासी कांग्रेस के उपाध्यक्ष सन्नी टेम्पो उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी इमरान अली ने कहा, एक तरफ जहां लोग दुखी हैं, वहीं देश की जनता में मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है। जनता नरेंद्र मोदी से सवाल करती है कि उनकी सरकार कब तक छात्रों के मौत का इंतजार करेगी। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राय ने कहा, अभी भी यूक्रेन में 20,000 छात्र फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मोदी सरकार की है। चुनाव प्रचार छोड़कर उन्हें छात्रों को बचाने पर जोर देना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर भी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदन में गुंजा कुपोषण सखियों के वेतन का मुद्दा। सरकार ने केंद्र पर अपना अंशदान नहीं देने का लगाया आरोप। विधानसभा में कुपोषण के मसले पर और राज्य में पोषण सखियों को हटाए जाने के निर्णय के खिलाफ विधायक एकजुट दिखे। सबने सरकार से मांग की कि राज्य में कुपोषण की लड़ाई बड़ी है, इससे निपटने के लिए पोषण सखियों को हटाया जाना चाहिए। सरकार की ओर से मंत्री जोबा मांझी ने सदन को आश्वस्त किया कि यह एक नीतिगत निर्णय है, जिस पर वे मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कोई ठोस रास्ता निकालेगी। सदन में कुपोषण का मामला ध्यानकर्षण सूचना के रूप में बोगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह ने उठाया था। उन्होंने सदन को बताया कि महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के माध्यम से वर्ष 2016 में पोषण अभियान के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड के 6 जिलों चतरा, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, दुमका व कोडरमा में आंगनबाड़ी केंद्र में 10,000 से ज्यादा पोषण सखी का चयन किया गया था। गत 10 माह से इसका मानदेय बंद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चंद्रशेखर राव ने कहा, विपक्ष को एकजुट करने का मकसद देश को सही दिशा में ले जाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष को एकजुट करने का हमारा मकसद सिर्फ देश को सही दिशा में ले जाना है। उन्होंने कहा कि हम कोई एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस फ्रंट नहीं बना रहे हैं, कोई थर्ड फ्रंट भी नहीं बना रहे हैं। अभी कुछ भी तय नहीं है। तय यह है कि 75 साल में देश में सामाजिक विकास नहीं हुआ है। साथ ही पत्रकारों से अनुरोध किया है कि किसी फ्रंट को लेकर जल्दबाजी न करें। चंद्रशेखर राव झारखंड के दौरे पर थे। वे गुरुवार को पूर्वाह्न 11 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचे और सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर गए। उनकी वरीय अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई।